हम आपको जल का पूरा घनत्व बता दिए थे। 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। ट्रिक भी बता दिए थे। डेंसिटी में पूछेगा तो अलग होगा, वॉल्यूम का पूछेगा तो V फॉर वॉल्यूम रख दीजिएगा। यहाँ बताए थे कि 0 डिग्री यहाँ रख दीजिएगा, 10 डिग्री यहाँ रख दीजिएगा, 4 डिग्री। अगर 0 से 10 जाइए या 10 से 4 आइए, 10 से 0 आइए या 0 से 10 जाइए, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। एकदम सिंपल सा ट्रिक था ये, आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। अब आपको पता करना है सापेक्षिक घनत्व। देखिए, जब भी कहेगा कि सापेक्षिक या फिर आपेक्षिक, इसका मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी निकालना, यानी किसी ना किसी से तुलना करके निकालना है। सापेक्षिक या अपेक्षिक में हमेशा आपको किसी दूसरे से कंपैरिजन करके बताना होता है, तो उसे हम कहते हैं सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु का घनत्व की तुलना जल से करने लगते हैं, पानी से करने लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। पानी से करते हैं तो पानी का घनत्व तो पता होना चाहिए, तो सबको पानी का घनत्व तो पता होना चाहिए। 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, ग्राम में कहेगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर केजी में कहेगा तो 1000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सिंपल सा होता है इसका, समझ में आएगी नहीं आएगा? तो वस्तु के घनत्व, जिस चीज का आपको सापेक्षिक घनत्व निकालना है, उसमें आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। जल का घनत्व आपको पहले से पता होना चाहिए, 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस बेसिस पर आपको पीडीएफ खोलिए, आपके पीडीएफ में मटेरियल है। पीडीएफ कहाँ गया जी? पीडीएफ खोलिएगा, आपके पीडीएफ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्मूला पर आपको बनाने के लिए। कह रहा है कि एक वस्तु का अपेक्षित घनत्व 0.8 है, 8 केजी पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब है, तो इसका घनत्व बताइए। 0.8 मीटर क्यूब दिया है। देखिए, आप ध्यान से समझिए, उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व दे दिया है। क्या दिया है? 0.8 मीटर क्यूब, 0.8 केजी पर मीटर क्यूब दिया रखा है। ये किसकी वैल्यू है? आपेक्षिक घनत्व की वैल्यू दे रखी है। तो जब आपको अपेक्षित घनत्व की वैल्यू दे रखी है, तो गधा भी एग्जामिनर थोड़ी होगा जो कहेगा कि जल का घनत्व बताइए। इसका तो पहले से पता होता है कि जल का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब क्वेश्चन में अपेक्षित घनत्व दिया है 0.8 केजी पर मीटर क्यूब, तो बताइए इसमें से कौन सा लेंगे? 1000 वाला लेंगे, 1 ग्राम वाला लेंगे? भैया उधर केजी दिया तो इधर भी केजी वाला लेंगे, 1000 वाला ले लेंगे। ठीक है, इसका मात्रक हटाते हैं। आपेक्षिक घनत्व दिया है 0.8, इसके जगह लिख दिए बराबर। पूछ रहा वस्तु का घनत्व कितना होगा, तो हमको पता ही नहीं है, निकालेंगे हम लोग वस्तु का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व कितना है? 1000 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1000। बताइए, इसमें इसका गुणा कीजिए, इसमें गुणा कीजिए, तो वस्तु का जो घनत्व निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा? 80। वस्तु का घनत्व 80 केजी पर मीटर क्यूब, 80 केजी पर मीटर क्यूब। कितना केजी पर मीटर क्यूब? 80 केजी पर मीटर क्यूब। निकल गया? कितना केजी आया? 80 केजी पर मीटर क्यूब। याद हो गया? सिंपल सा है। एक क्वेश्चन देते हैं, मुंह जबानी बताइए। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, मुंह जबानी बताना पड़ेगा। इसको मिटा दे, मुंह जबानी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। एक वस्तु जिसका आपेक्षिक, एक वस्तु जिसका घनत्व, देखिए हम पूछेंगे आपेक्षिक घनत्व आपसे। एक वस्तु जिसका घनत्व 700 केजी पर मीटर क्यूब है, उसका आपेक्षिक घनत्व बताइए। 700 केजी पर मीटर क्यूब है, उसका आपेक्षिक घनत्व बताइए। 700 केजी पर मीटर क्यूब है, उसका आपेक्षिक घनत्व बताइए। बताइए फटाफट। हो गया? यहाँ 80 लिख दिए, 800 होगा। देखिए गलती से यहाँ 80 लिख दिए। भाई एगो जीरो बढ़ा लीजिएगा, गुणा करने में गड़बड़ा गया है।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु है जिसका घनत्व कितना है, वस्तु का घनत्व, वस्तु जो है उसका घनत्व कितना ग्राम, 700 केजी पर मीटर क्यूब, 700 केजी पर मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व निकालना है। बताइए आपेक्षिक घनत्व को तुलना किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, ये जो आपेक्षिक घनत्व है ये किससे निकाला जाता है, वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व यानी जल का घनत्व, जल का घनत्व निकालिए। आपेक्षिक घनत्व निकालना है, पता ही नहीं है। वस्तु का घनत्व दे रखा है 700 केजी पर मीटर क्यूब है, तो हम भी इसमें से लेंगे 1000 वाला, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, बच गया 7/10। 7/10 का वैल्यू 0.7 क्या है, 0.7। कितने लोग बता सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी प्रति मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। देख भैया इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है, इसका भी मात्रक होगा मीटर प्रति केजी पर मीटर क्यूब, इसका भी मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, दोनों केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों का दोनों कट जाएगा, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत, दोनों का दोनों कट जाएगा, तो इसका मात्रक नहीं होता है। दिमाग में बैठा के रखिएगा, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। अगला कॉन्सेप्ट जो आता है, अगला आता है एक और, इस पर फॉर्मूला होता है, आपेक्षिक घनत्व का एक और फॉर्मूला होता है। ध्यान से समझिए क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व मतलब होता है वस्तु का डूबा हुआ भाग बटा कुल भाग। जैसे 20 ग्राम में कोई वस्तु 5 ग्राम डूब गई है, तो ये 5 ग्राम डूबा हुआ भाग है और 20 ग्राम उसका टोटल भाग है, तो डूबा हुआ भाग बटा टोटल भाग, ये भी क्या कहलाता है, सापेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो यहाँ सापेक्षिक घनत्व का पहले क्या फॉर्मूला पढ़े थे, वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व, और इधर क्या रहता था, सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व को हम क्या लिख सकते हैं, डूबा हुआ भाग बटा टोटल भाग, डूबा हुआ भाग बटा टोटल भाग। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, डूबा हुआ भाग बटा टोटल भाग बराबर वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व। ऐसे देखिए ना भाई, यहाँ समझिए, अभी तक तो ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, सापेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो गया भाई, वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व का एक और फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं डूबा हुआ भाग, डूबा भाग बटा कुल भाग। कितना भाग डूब गया बटा कुल भाग, डूबा भाग बटा कुल भाग। ये हो गया आपका सापेक्षिक घनत्व का परिभाषा, इसका सापेक्षिक घनत्व का। इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिए। इससे क्वेश्चन यही पूछेगा कि दे देगा 20 टोटल भाग दे देगा और घनत्व दे देगा, कोई चारों में से एक गायब करके पूछेगा आपको, चारों में से कोई एक की वैल्यू गायब करेगा और आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, अब आप पीडीएफ खोलिए अपना, उसमें पढ़िए क्वेश्चन, पीडीएफ खोलिए और उस पीडीएफ में क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर जो 2 कर रहा है, एक वस्तु का अपेक्षिक घनत्व 0.5 है। कितना है भाई अपेक्षिक घनत्व, 0.5 है। जब इस वस्तु को जल में उतारा जाता है तो कितना भाग डूब जाएगा, यदि इसका आयतन 80 है। आयतन कितना भैया, 80 है, तो बताइए कुल आयतन कितना है, 80। इसका आयतन मतलब टोटल भाग कितना है, 80। देखिए वॉल्यूम यानी आयतन कितना है, 80। आयतन है भैया 80, इधर लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं आयतन, आयतन कितना है 80। बताइए भैया घनत्व तो कितना है 0.5, 0.5। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस द्रव में डुबाया जा रहा है, जल में डुबाया जा रहा है। जरा देख लीजिए बाबू, अगर जल में डुबाया जाएगा तो जल का घनत्व तो आपको पहले से पता चल जाएगा। उसमें क्वेश्चन कर रहा है जल में उतारा जाता है, तो देखिए जल में जब उतारा जाता है, जल में कहाँ उतारा जा रहा है, जल में, जल में। ये बताइए जल का घनत्व तो 2 तरह से होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब और एक होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब और एक होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताया जाए इसमें कौन सा रखेंगे,
वॉल्यूम जो दिया 80 दिया है। हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिए क्या जी? एक सेकंड, हम दूसरा कोई नो क्वेश्चन पढ़ लिए, आधा एमए का दूसरा का पढ़ लिए। इसमें एक दो नंबर क्वेश्चन में छोड़ दिए। एक वस्तु का आयतन 20 है, यदि वस्तु का घनत्व इतना दिया हो तो चलिए हम दूसरा का क्वेश्चन की जगह दूसरा का क्वेश्चन पढ़ दिए। घनत्व तो नहीं दिया है, अपेक्षिक घनत्व दिया है। हम दूसरा क्वेश्चन की जगह दूसरा पढ़ दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में छोड़ दिए थे, दोबारा पढ़ देते हैं। हम आधा क्वेश्चन दूसरे का पढ़ दिए थे, आधा क्वेश्चन दूसरे का पढ़ दिए थे। एक वस्तु का आयतन 20 मीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम कितना मीटर क्यूब है? 20 मीटर क्यूब है। तो एग्जाम में आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, न तो आधा का इन्ने काम ना पढ़ दीजिएगा। कर रहा है दूसरा, यदि इस वस्तु का घनत्व, इस वस्तु की डेंसिटी कितनी है? 250 केजी पर मीटर क्यूब है। 250 केजी पर मीटर क्यूब है, तो इसका कितना भाग डूबेगा? तो डूबा हुआ भाग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डूबा हुआ भाग पूछ रहा है। टेंशन क्या करना है, डूबा हुआ भाग पूछ रहा है तो आप रख दीजिए। डूबा हुआ भाग को क्या मान लीजिए? एक्स। डूबा हुआ भाग एक्स है। कुल भाग बताइए, कुल आयतन कितना था? 20। कुल आयतन 20। वस्तु का घनत्व बोलिए, वस्तु की डेंसिटी 250। अब बता, द्रव द्रव कौन सा है? पानी है। तो जब यहाँ केजी पर मीटर क्यूब लिया है तो पानी के लिए कितना होगा? 1000। पानी के लिए कितना हो जाएगा? 1000। बताइए, इसमें काट सकते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 25 दूनी 50/10, कितना? 5। कितना? 5। यानी जो 20 लीटर का बोतल है वो 5 लीटर के इतना डूब जाएगा। यानी टोटल 20 भाग में से वो कितना भाग डूब जाएगा? 5 भाग डूब जाएगा। 20 भाग में से कितना भाग डूब जाएगा? 5 भाग डूब जाएगा। 20 भाग में से 5 भाग डूब जाएगा। 20 भाग में से 5 भाग डूब जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 20 भाग में से कितना भाग डूब जाएगा? 5 भाग डूब जाएगा। तो ही तो फॉर्मूला ही था इसमें। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान से देखिए। मोबाइल बंद हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे। उसमें आपेक्षिक घनत्व दिया है। उसमें क्या दे रखा है? आपेक्षिक घनत्व दे रखा है। ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक हुआ, नहीं तो हम बताते तो पूरा निकाल लेता था। आपेक्षिक घनत्व दिया है, उसको आप लोग को खुद से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब हम लोग को देखना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता समझो भाई ध्यान से। अब का एक क्वेश्चन हम बस छोड़े हैं किसका? डेंसिटी का। नहीं बनाएंगे तो भी बताइए करेंगे। देखिए, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी क्या होता है? कोई भी चीज अपने वास्तव प्रारंभिक अवस्था में लौटना चाहती है। जैसे माइक है, इसको इधर खींचेंगे, छोड़ेंगे तो वापस लौट जाएगा। किसी भी चीज को अगर आप छोड़ते हैं, अगर वो वापस लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रत्यास्थता। उसे क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। देखिए, स्टील में लोहा के छड़ मोड़िएगा भाग जाएगा, क्या चीज है? प्रत्यास्थता है। मकड़ी का जाल हल्का खींचिएगा छोड़िएगा तो वापस चल जाता है, क्या चीज है? प्रत्यास्थता है। समझा कि नहीं? किसी चीज को मोड़ के, तो जब कोई वस्तु पर अगर हम बाहर से बल लगाते हैं तो मुड़ता जरूर है, लेकिन बल हटाने से वापस चला जाए तो उसे कहते हैं प्रत्यास्थता। इसी को बहुत टफ भाषा में कैसे बोलेंगे? वस्तु पर से आरोपित बल हटा लेने पर यदि वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट जाती है या लौटने की कोशिश करती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। समझ में आएगी नहीं? प्रत्यास्थता कमोबेश हर चीज में होती है। जैसे हम आपको बताते हैं, एक बॉल ले लीजिए, रबड़ का बॉल, उसको ऐसे गिराइएगा तो वापस उछल के आएगा। इसलिए प्रत्यास्थता की वजह से। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज जब अपनी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में लौटती है या लौटने की कोशिश करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। कोई भी वस्तु पर अगर आप बल लगाए हैं और वो लौट जा रही है या लौटने की कोशिश कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यास्थता कहेंगे। जैसे ये तार है, माइक कहाँ गया तार भाई? इधर हो भैया। ये तार है, देखिए ये तार है। अब इस तार को हम ऐसे मोड़ेंगे, इस तार को क्या करेंगे? मोड़ेंगे। मोड़ेंगे तो देखिएगा ये वापस चला जाएगा। मोड़ने पे क्या हो जाता है? वापस चला जाता है। तो कोई भी चीज अगर आप बल हटा लेंगे और वापस चली जाती है या जाने की कोशिश करती है तो ऐसे गुण को, ऐसे क्वालिटी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता स्टील में होती है।
इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? स्टील में होती है। कोई चीज वापस आ जाना, देखना कोई कोई नखड़ा दिखाते हैं तो ऐसे मुंह घुमा लेते हैं, ऐठ के, तुमसे गुस्सा है, ऐसे गुस्सा है, वापस क्यों लौट जा रहा है? प्रत्यास्थता की वजह से। ऐसे गया उधर, वापस आया यहाँ पे, किसकी वजह से? प्रत्यास्थता की वजह। एक भगवान एक बार प्रत्यास्थता खत्म कर देता ना, यहाँ का उधरे रह जाता, ऐसे घूमते रह जाता, क्या हुआ जी, गुस्सियाए थे, उधरे रह गया। लेकिन क्या कीजिएगा, प्रत्यास्थता का गुण है। स्प्रिंग में प्रत्यास्थता ज्यादा रहती है, स्टील में प्रत्यास्थता रहती है, रबड़ से ज्यादा स्टील में प्रत्यास्थता रहती है। वो आगे पढ़ना। प्रत्यास्थता का मतलब आपको समझ में आया? इलास्टिसिटी होती है। कोई भी चीज अपने शुरुआती स्टेज में लौटना चाहती है, शुरुआती स्टेज में लौटने वाले इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता के खिलाफ जो बल लगाया जाता है, उस बल को हम लोग स्ट्रेस या प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल, इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। यार हमको स्ट्रेस मत दो। प्रतिबल या स्ट्रेस, किसी भी चीज के ऊपर अगर आप बल लगाते हैं, अगर कोई प्रत्यास्थ वस्तु है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर दबाते हैं तो क्या कहलाता है? स्ट्रेस। या स्प्रिंग को पकड़ के लटक जाते हैं तो क्या हो जाता है? स्ट्रेस। प्रतिबल या स्ट्रेस कहलाता है। समझा क्या? प्रत्यास्थता कहलाता है। किसी चीज को ऐसे दबा के पचकाइए तो क्या करते हैं? प्रतिबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिबल लगाते हैं। तो बताइए, प्रत्यास्थता के खिलाफ लगाए गए बल को हम बल कहते हैं या प्रतिबल कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल, प्रतिबल किसके तरह होता है? तो एक प्रेशर की तरह होता है। प्रतिबल कैसा होता है? प्रेशर की तरह होता है। जैसे दबाव लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, वैसे ही लगता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो जब आप किसी चीज पे प्रतिबल लगा देते हैं, जैसे देखिए यह है, ये मैंगो फ्रूटी यहाँ पर, इसमें सोचो है नहीं ना तो फेंक देगा बहरे में। ये प्रतिबल, ये है क्या चीज है? ये वस्तु है। अगर हम इसको दबा के अगर छोड़ेंगे तो वापस ही अपनी जगह पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इलास्टिसिटी भरी हुई। इसके अंदर क्या है? इलास्टिसिटी। किसी भी चीज को वापस आने की गुण क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। देखिए जैसे ये इसका स्लाइस ढक्कन है, इसको इसे मोड़े, वापस छोड़ दिए, आ गया। ऐसे यहाँ तक मोड़े, थोड़े तो वापस चला गया। किस गुण के कारण? प्रत्यास्थता के कारण। तो वापस जा रहा है प्रत्यास्थता, लेकिन जो हम इस पे लगा रहे हैं ये प्रतिबल, क्या है? प्रतिबल। तो प्रत्यास्थ वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। बताओ, ये जो हम हाथ से लगा रहे हैं ये क्या है? प्रतिबल। ये वापस भाग रहा है, प्रत्यास्थता। ये प्रतिबल, वापस गया, प्रत्यास्थता। प्रतिबल, प्रत्यास्थता, प्रतिबल, प्रत्यास्थता। जो बल लगाते हैं वो प्रतिबल, और जो होता है वो जो वापस चला जाता है, प्रत्यास्थता। लेकिन एक बात बताओ, क्या बात बताओ? अगर हम इसमें बल लगाएं और नहीं गया तो इसका तो रूप बदल गया। पहले इसका रूप यहाँ था, अभी रूप यहाँ है। सोचेगा सो जगह बदलने से रूप कैसे बदल जाता है? अरे अखियां निकाल के अखियां है पे खोपड़िया पे साट देंगे, आप राक्षस नहीं कहलाने लगेंगे। जैसे रूप बदला आपकी आकृति बदल गई। बताइए ये क्या लग रहा है? ये क्या, कौन सा बल लग रहा है? प्रतिबल। अब वापस लौटना, प्रत्यास्थता। प्रतिबल, प्रत्यास्थता, प्रतिबल, प्रत्यास्थता, प्रतिबल, प्रत्यास्थता। लेकिन अगर प्रतिबल लगाने के बाद प्रत्यास्थ नहीं हो पाए तो इसका रूप बदल जाता है, जिसे कहते हैं विकृति। क्या कहेंगे? विकृति। प्रतिबल के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? विकृति। बताइए प्रतिबल क्या लाता है? विकृति, यानी स्ट्रेन ला देता है। क्या ला देता है? स्ट्रेन। क्या ला देता है? स्ट्रेन ला देता है, विकृति ला देता है। देखिए ये बताओ बाबू, इस पे हम जो बल लगाएंगे वो क्या कहलाएगा? प्रतिबल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इस पे जो बल लगाएंगे प्रतिबल कहलाएगा। देखिए इस पे जो बल लगाएंगे क्या कहलाएगा? प्रतिबल। अब बताइए, इस पे लगाए प्रतिबल, छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा प्रतिबल। लेकिन अगर हुमच दिए, इसको क्या कर दिए? हुमच दिए, तो देखिए अभी बबुआ नहीं जा पाएंगे। अभी बाबू काम खत्म, मैंगो फ्रूटी का काम खत्म। अभी मैंगो फ्रूटी कुछ काम के नहीं है। इसमें क्या आ गया है? विकृति आ गई है। क्या आ गई है? विकृति। तो प्रत्यास्थता गया तीर लेने, क्या आ गई इसमें? विकृति। तो अगर इसमें प्रत्यास्थता ज्यादा रहती तो क्या ये विकृति आ पाता? नहीं आ पाता। तो देखिए प्रत्यास्थ वस्तुओं पे लगाया गया बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। प्रतिबल क्या उत्पन्न कर देता है? तो विकृति उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न करता है? विकृति। यह नियम किसका है? हुक का नियम है।
इसका नियम है, हुक का नियम है कि जितना ज्यादा आप प्रतिबल लगाइएगा, जितना ज्यादा प्रतिबल लगाइएगा उतने ज्यादा क्या होगा, विकृति होगा। उतने ज्यादा क्या होगा, विकृति होगा। उतने ज्यादा क्या होगा, विकृति और प्रतिबल और विकृति और प्रतिबल और विकृति। चाप दे ट्रेन से अगर आप पे ससुरा। तो बताइए प्रतिबल क्या लाना चाहता है, प्रतिबल विकृति लाना चाहता है। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे बबुआ, ध्यान से देखो। बबुआ ऐसा बताए हैं तो बबुआ ऐसा पूछेंगे तो जवाब भी देना लोग। प्रतिबल क्या लाना चाहता है, विकृति। लेकिन इस विकृति को लाने से, यानी प्रतिबल को विकृति लाने से, यानी प्रतिबल को रोकता कौन है। प्रतिबल तो चाहता है विकृति लाए, लेकिन विकृति को रोकता कौन है। अतः विकृति को रोकना मतलब प्रतिबल को रोकना। वेरी गुड, प्रत्यास्थता। कौन रोकता है, प्रत्यास्थता रोकता है। कौन रोकता है, प्रत्यास्थता रोकता है। तो बताइए, बोलिए बबुआ, विकृति अपने से उत्पन्न होती है या प्रतिबल के कारण होती है। किसके कारण होती है, प्रतिबल के कारण होती है। तो प्रतिबल के कारण उत्पन्न होती है विकृति। इसे रोकने का काम कौन करता है, प्रत्यास्थता कहता है। यदि प्रत्यास्थता कम रहेगा तो प्रतिबल के कारण विकृति बहुत ज्यादा होगी, विकृति बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। आगे बढ़े, बताइए विकृति को कौन रोकता है, विकृति को कौन रोकता है भैया, प्रत्यास्था रोकता है। तो बताइए प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता जो होता है, ये प्रत्यास्थता किसको कमजोर करता है, प्रतिबल को कमजोर करता है। किस लिए रोकता है कि विकृति न हो। प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा में विकृति, विकृति। अगर बहुत ज्यादा उसके में विकृति आ रही है, चेंजिंग आ रही है, इसका मतलब उसकी प्रत्यास्थता बहुत ही कम है। और अगर किसी चीज की प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा है तो उसमें चेंजिंग ना बराबर आएगा, उसमें चेंजिंग ना बराबर आएगा। कितनों उस पर प्रतिबल लगा दीजिए। तो बताइए यह नियम किसका है, हुक का नियम है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल बटा विकृति। प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल बटा विकृति होता है। ध्यान से समझिएगा, जिस चीज की प्रतिबल प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होती है उस चीज में विकृति बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे स्टील में बहुत ज्यादा प्रत्यास्थता होती है, इसलिए लोहे के जो बहुत बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं उसको स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि पता है कि स्टील की प्रत्यास्थता ज्यादा, तो उसमें विकृति, उसमें टूट फूट, मुड़ाव, झुकाव, टेढ़ा टेढ़ी हो जाना, विकृति क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया कि नहीं। घर बनाते समय घर की जो ढलैया किया जाता है, लिंटर ढाला जाता है, उसके बीच में स्टील के रॉड डाल दिए जाते हैं, लोहे के रॉड, लोहा का क्या डाल दिया जाता है, रॉड डाल दिया जाता है, लोहे के छड़, सरिया डाल दिए जाते हैं, क्योंकि लोहे के सरिया की प्रत्यास्थता बहुत ही ज्यादा होती है। और उस छत के ऊपर कोई चढ़ के कितना भी प्रतिबल लगाएगा तो उसमें विकृति नहीं होगी, ना बराबर होगी, विकृति ना बराबर होगी। तो प्रत्यास्थता बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल बटा विकृति, याद रहेगा। प्रत्यास्थता बराबर प्रतिबल बटा विकृति। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। जब कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छा, इसका उल्टा जरा सोचिए। क्या चीज उल्टा सोचिए, उल्टा में क्या सोचना है, उल्टा में सोचना है, देखो ध्यान से। उल्टा में अगर किसी चीज का प्रत्यास्थता बहुत कम है, अगर किसी चीज का प्रत्यास्थता क्या है, बहुत ही कम है, उसमें प्रत्यास्थता बहुत ही कम है, तो बताइए उसकी डिजाइन, उस पर थोड़ा भी आप बल यानी प्रतिबल लगाएंगे, उस पर थोड़ा भी बल यानी प्रतिबल लगाएंगे, उसमें विकृति ज्यादा देखने को मिलेगी, उसमें विकृति ज्यादा देखने को मिलती है, विकृति ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे साना हुआ आटा, आटा में पानी डाल के उसको सान दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, सान दीजिए, लोई बना लीजिए।
अब उसकी प्रत्यास्थता हो गई कम। अब उसमें लगाइए आप प्रतिबल। आटा साने हैं, उसमें प्रतिबल एगो अंगुरी कोच दीजिए, जैसे अंगुरिया कोचेंगे वहां भोंका हो जाएगा, तो उसमें एक विकृति आएगी, उसकी आकृति बिगड़ जाएगी, विकृति आ जाएगी, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता कम है। आटे का लोई बना के लड्डू बना लीजिए या उसका बॉल, उस पर आप अपने से क्या लगाइए, प्रतिबल लगाइए। क्या लगाइए, प्रतिबल। तो देखिए आटा सान के उसको चकल क्या बोलते हैं, रोटी चौकी, वही जो भी बोलिए उसको, कहीं कहीं जब वो आप लोग, हम लोग तो उसको बेलन चौकी बोलते हैं, चौकी पे उसको बेल देते हैं जो। तो जब आप आटा सान के उसको गोल लोई बना लेते हैं, तो जब आप इस पे रखते हैं तो आपको पता है कि उस साने हुए आटे का प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कम है। हम इसको अपने बेलन से प्रतिबल देंगे। बेलन से क्या देंगे, प्रतिबल देंगे। तो जैसे जैसे बेलन से प्रतिबल देते हैं उसकी गोल आकृति चपटा होकर रोटी ले लेती है, क्योंकि प्रत्यास्थता कम तो विकृति ज्यादा। प्रत्यास्थता कम तो विकृति ज्यादा। तनी रबड़ का रोटी का गोला बनाइए, रबड़ का बॉल ले लीजिए, तनी बेलना चौकी पे उसको बेल के तो देखिए, होगा नहीं होगा, क्योंकि रबड़ की प्रत्यास्थता ज्यादा है। रबड़ की प्रत्यास्थता ज्यादा है तो उसमें विकृति एकदम ही कम होगा, विकृति कम होगा। तो प्रतिबल बराबर, सॉरी प्रतिबल बराबर बोल दिए, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी बराबर, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी बराबर प्रतिबल बटा विकृति। दोनों का उल्टा सोच सकते हैं आप लोग, जिसका प्रत्यास्थता ज्यादा उसकी विकृति कम। यही कारण है कि जितने रेलवे या बड़े बड़े पुल होते हैं उसमें सीमेंट के क्या डाले, लोहे के सरिया डाले जाते हैं। या बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखिएगा, पटना में एक पुल है गांधी सेतु, जो लाइव वाले लड़के हैं पटना के बाहर रहते हैं, गांधी सेतु या हावड़ा ब्रिज, वो स्टील का क्यों बनाया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टील में प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, स्टील में प्रत्यास्थता ज्यादा होती है, उनकी में विकृति एकदम ना बराबर होगी। प्रत्यास्थता ज्यादा होने से विकृति ना के बराबर होती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, बताइए। विकृति, प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल विकृति लाता है या लाने से रोकता है। प्रतिबल विकृति लाता है, विकृति लाने से कौन रोकता है, विकृति को लाने से कौन रोकता है भाई। हाँ, विकृति को लाने से रोकता है प्रत्यास्थता। जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उसे कहते हैं प्रत्यास्थता ज्यादा है। जिसमें इलास्टिसिटी कम होती है उसे कहते हैं सुघट्य पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, सुघट्य पदार्थ है। सुघट्य कौन सा पदार्थ है, सुघट्य पदार्थ है। समझ में क्या, आटा साना हुआ आटा सुघट्य पदार्थ है, आटा या दलदल सुघट्य पदार्थ है। जो चीज के अंदर प्रत्यास्थता नहीं होती है वो सुघट्य पदार्थ है। बताओ ये मास्क क्या है, बताओ बबुआ, ये मास्क है, इसमें प्रत्यास्थता है बहुत कम है। कपड़े में प्रत्यास्थता बहुत कम होता है, मोड़िएगा तो मुड़ जाता है। स्टील का कपड़ा तरी मोड़िए ना फटाक से फिर ऐसे हो जाएगा। स्टील का कपड़ा कौन पहनता है, बाहुबली में पहनता था, उस बाहुबली में जहां तहां से हथियार निकाल लेता था, मारने वाला कुछ कुछ इसे निकाल दिया भाला, समझ गया। अब भल्लाल दे तो बड़का हड़िया लेके बन लेता, हड़िया में रस्सा बांध के ओके नचा रहा था, उसका भी प्रत्यास्थता देखिए। जो भल्लाल देव देखे थे लाठी में हड़िया बन लेता और हड़िये से मार देता था चला के, और वापस खींचता था तो आ जाता था। क्यों आ जाता था, प्रत्यास्थता के वजह से। क्यों आ जाता था, प्रत्यास्थता के वजह से। हड़िया चला के मार दिया कालके को, समझ गया। उसको क्या बोला जाता है, हड़िये बोला जाता है। तो जिसमें प्रत्यास्थता ज्यादा रहेगा वो कोई भी चीज बहुत ज्यादा से अपने जगह पे वापस आ जाएगी। प्रत्यास्थता कम तो वापस वो नहीं आएगी। प्रत्यास्थता संबंधी नियम किसने दिया था, हुक का नियम। किसने दिया था, हुक का नियम। लेकिन हुक ने कहा था कि प्रत्यास्थता की भी अपनी एक सीमा होती है। जैसे रबड़ में इलास्टिसिटी होती है तो लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। देखिएगा ध्यान से, रबड़ में इलास्टिसिटी होती जरूर है लेकिन उस रबड़ में भी क्या है, एक लिमिटेशन है। एक लिमिट तक ही वो सुनेगा, उसके बाद टूट जाएगा। जैसे पैंट का लास्टिक है, उसमें भी इलास्टिसिटी होती है बट उसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद वो कामें करना छोड़ देगा। जैसे छोटे बच्चे का पैंट है, छोटका बच्चा जो होता है पैंट पहनता है सब, उससे छोटकन बच्चन को पैंटवा कहिएगा पहनना ना तो एक के पैरवा में दोनों पैरवा डाल देता है सब। छोटा बच्चा होता है ना 2-3 साल वाला, वो उसको अपने माँ को पूरा परेशान कर ले रहता है सब।
तो कहेगा चप्पल पहन लो बेटा, तो वो उल्टा पहन लेगा। उसको 1 साल लगता है ये डिसाइड करने में कि चप्पलवा सीधा कौन है उल्टा कौन है, दहिना का बाया, बाया का दहिना में पहन लेगा। तो जो छोटे बच्चे का पैंट है, अभी बताओ अगर तुम हमरे में पहना दोगे तो पैंट की जो इलास्टिसिटी की सीमा थी वो तो खत्म हो जाएगा। छोटा बच्चा का पैंट कितना आता होगा, 6-7 नंबर, हम लोग का कहाँ 36 नंबर। अब बताओ इतना मोटा आदमी अगर पैंट पहन ले छोटे बच्चे का, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हुक ने कहा था कि इलास्टिसिटी का जो ये नियम है ये प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर ही लगता है, प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर लगता है। उससे ज्यादा सीमा के बाहर हो जाएगा तो फिर ये काम खत्म हो जाएगा। इलास्टिसिटी खींच के रखता है। तो आप अगर गौर किए होंगे तो बड़े बड़े रेलवे ब्रिजेज जो बनाए जा रहे हैं आजकल, तो रेलवे ब्रिजेज पे ये किस तरह से बना के और एक लंबा सा पाइलॉन खड़ा कर देता है और यहां से केबल लगा लगा के इसे केबल से खींच देता है। देखेंगे ब्रिज को ना ऐसे केबल से, ये स्टील के बहुत ज्यादा केबल, मोटे मोटे केबल होते हैं यहाँ पर, इसे खींच के ये ऊपर रख देता है। क्यों? क्योंकि स्टील में प्रत्यास्थता ज्यादा होती है। अब ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज, अब इसके बीच में पाए की जरूरत नहीं है, तो नीचे से पानी वाली जहाज वगैरह जा सकती है, इसके बीच में पाए की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा लगाया गया है? इलास्टिसिटी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता ज्यादा होने के कारण ऐसा किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इलास्टिसिटी में आपको अब यहां से आपको 3 चीजें पढ़ना है। प्रतिबल भी 3 टाइप का होता है। देखिए प्रतिबल 3 टाइप का होता है, विकृति 3 टाइप की होती है। अब आप खुद से बताओ, प्रतिबल बटा विकृति होता है प्रत्यास्थता। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रतिबल यानी स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इज इलास्टिसिटी, प्रतिबल बटा विकृति बराबर होता है प्रत्यास्थता। जब हम ये कह रहे हैं आपसे कि प्रतिबल 3 टाइप का और विकृति भी 3 टाइप की, तो प्रत्यास्थता भी तो 3 टाइप का, यंग प्रत्यास्थता, बल्क प्रत्यास्थता और कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता, 3 टाइप की। बल्क यंग पर इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी। तो बताइए प्रतिबल कितने टाइप का? 3 टाइप का। विकृति कितने टाइप की? 3 टाइप की। तो उन तीनों से 3 टाइप का क्या निकलेगा? इलास्टिसिटी निकलेगा। तो ये तीनों में अलग अलग रिलेशन है, ठीक है। अब ये 3 टाइप की जो प्रत्यास्थता है, इनको अब अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। पहले तीनों प्रतिबल, फिर तीनों विकृति। इसको हम अब आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। इसको आज यहीं तक रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है।